नमस्कार। तो साइक्लोन ने पश्चिम बंगाल में काफी तबाही मचाई है और उसके बारे में हम जिक्र करेंगे सिर्फ 1-2 मिनट में। पर पहले मैं कोरोना वायरस के बारे में आपको बता दूं तो सरकार ने वो नियम घोषित कर दिए हैं जो सोमवार से इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर आपको हवाई जहाज पकड़ना है, मिडिल सीट का इस्तेमाल होगा। आपको आरोग्य सेतु ऐप आपके फोन पे होना चाहिए और सिर्फ एक चेक इन बैगेज होगा। तो कई नियम सरकार ने सामने पेश किए हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि भारत लॉकडाउन के बाद अब इकोनॉमी को, मूवमेंट को खोलती जा रही है। ये ट्रेंड है जो अब हर जगह देखा जा रहा है और फ्लाइट्स की भी शुरुआत होगी सोमवार से। और ये एक तरह से इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि जो केसेस हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कल भी 5,000 ताजे केस हुए थे, परसों 6,000 केसेस हुए थे। तो केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है और जैसे लोग एक राज्य से दूसरे राज्य तक जा रहे हैं वहां उनकी टेस्टिंग भी हो रही है, तो केसेस बढ़ते जाएंगे। हाँ, एक चीज है जिससे हमें कुछ हौसला लेना चाहिए। जैसे मैं पहले भी कह रहा था आपको कि दुनिया के मुकाबले भारत में जो लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं उनकी तादाद कुछ कम है। दुनिया में करीब 50 लाख लोग को अब कोरोना वायरस हुआ है, पर वहां अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाए और तो 6 लोग अगर रिकवर करेंगे तो 1 की मौत होगी। भारत में अगर किसी एक जने की मौत होती है तो 14 लोग रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। पश्चिम बंगाल में सुपर साइक्लोन अम्फान ने बड़ी तबाही मचाई है। खुद सीएम ममता बनर्जी ने बताया है कि अम्फान की वजह से राज्य में 72 लोगों की मौत हुई है। ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि वो राज्य का दौरा कर स्थिति का जायजा लें। राज्य में आए अम्फान तूफान पर उन्होंने कहा कि ऐसी भयंकर आपदा पहले कभी नहीं देखी गई। दरअसल अम्फान तूफान के कारण पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी तबाही हुई है और संचार सेवाएं बाधित हो गई हैं। पश्चिम बंगाल से कई ऐसी तस्वीरें भी आईं जो हालात की भयावहता को दिखाती है। सबसे ज्यादा नुकसान कोलकाता, नॉर्थ साउथ 24 परगना, मिदनापुर और हल्दिया में हुई है। अम्फान तूफान तो पश्चिम बंगाल से गुजर गया लेकिन अपनी तबाही के निशान छोड़ गया। तूफान का असर कोलकाता एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा है। यहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अम्फान तूफान राज्य में करीब 6 घंटे तक रहा, लेकिन इस दौरान पूरा एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गया। रनवे और हैंगर पानी में डूबे हैं। एयरपोर्ट के एक हिस्से में तो कई इंफ्रास्ट्रक्चर पानी में डूबे हैं। सुबह 11 बजे तक यहाँ सभी प्लेन का परिचालन बंद था। आईएमडी के मुताबिक कोलकाता शहर में कई घंटों तक 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलती रही। अम्फान का सबसे ज्यादा कहर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मिदनापुर और कोलकाता में रहा। तूफान के टकराने के वक्त दीघा में सीधे खड़े हो पाना भी मुमकिन नहीं था। करीब 2 महीने के बाद देश में 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू होने जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने बकायदा इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से टिकटों के दाम की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है, जिसका पालन सभी एयरलाइंस को करना होगा। सरकार ने अगस्त तक टिकट के दाम तय कर लिए हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली से मुंबई फ्लाइट के लिए कम से कम 3500 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए तय किया गया है। इसी के तहत कंपनियों को दाम तय करने होंगे। सभी कंपनियों को करीब 40% सीटें अधिकतम न्यूनतम के बीच के दाम पर देनी होगी। 25 मई से शुरू हो रही डोमेस्टिक फ्लाइट्स को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कई ऐलान किए हैं। गुरुवार दोपहर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ किया कि विमान में बीच की सीट खाली नहीं रखी जाएगी और हर किसी को आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के रूट को 7 रूट में बांटा जाएगा, जिसमें 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट, 150 मिनट, 180 मिनट और 210 मिनट के रूट होंगे। इसके अलावा मेट्रो टू मेट्रो शहरों में कुछ नियम होंगे। मेट्रो टू नॉन मेट्रो शहर के लिए अलग नियम होंगे। मेट्रो शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहर शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शुरुआती तौर पर एयरपोर्ट का 1/3 हिस्सा ही शुरू होगा। किसी भी फ्लाइट में खाना नहीं दिया जाएगा। सिर्फ 33% विमानों को उड़ान की इजाजत दी जाएगी। देश में बीते 25 मार्च से बंद घरेलू उड़ानों पर रोक के बाद अब 25 मई से आप मनचाही जगहों के लिए उड़ान भर सकेंगे। हालांकि एविएशन मिनिस्ट्री ने अब नियमों में बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं, जिससे आपके हवाई सफर का अनुभव बदल जाएगा।
अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि लॉकडाउन के बाद जब उड़ान भरने जाएंगे तो क्या बदलाव होंगे। सरकार ने यात्रियों के लिए वेब चेक इन अनिवार्य किया। वेब चेक इन नहीं होने पर कियोस्क से चेक इन जरूरी। चेक इन काउंटर पूरी तरह कांच से कवर्ड होंगे। बोर्डिंग पास प्रिंट होगा। टर्मिनल गेट पर यात्रियों की होगी स्क्रीनिंग। टर्मिनल गेट पर ही लगा होगा थर्मल कैमरा। सभी यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य। CISF के अधिकारी शारीरिक तापमान का पता लगाएंगे। कैमरे से होगी आपके पहचान पत्र की जांच। टर्मिनल गेट से कुछ दूरी पहले कैमरा लगा होगा। कैमरे के सामने आपको टिकट और पहचान पत्र रखना होगा। कैमरे से 1 मीटर की दूरी पर CISF कर्मी स्क्रीन पर जांच करेंगे। बैगेज ड्रॉप के दौरान होगी सोशल डिस्टेंसिंग। हैंडबैग और केबिन बैग पर उड्डयन मंत्रालय ने लगाया बैन। एयरपोर्ट पर चेक इन एरिया में स्पेशल मार्किंग की गई। लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। बोर्डिंग पास में सिक्योरिटी स्टैंप अब नहीं। उड्डयन मंत्रालय ने अब सिक्योरिटी स्टैंप को बंद किया। CISF कर्मी कैमरे या रीडर से ही बोर्डिंग पास चेक करेंगे। एयरपोर्ट पर पैर से दबा सकेंगे लिफ्ट का बटन। अब लिफ्ट के बटन को पैर से दबाकर ही चला सकेंगे। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतजाम। हवाई यात्रा पूरी होने के बाद भी होगी स्क्रीनिंग। गंतव्य एयरपोर्ट पर भी आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी। क्वारंटीन रह चुके यात्रियों के लिए अलग प्रावधान। बुखार, खांसी जैसे लक्षण दिखने पर यात्रा से रोका जाएगा। भारतीय रेलवे ने आखिरकार 22 मई से ऑफलाइन भी टिकट बेचने का ऐलान कर दिया। यह सुविधा रेलवे स्टेशन के निश्चित काउंटर पर नहीं बल्कि देश के लगभग 1.7 लाख कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध होगी। वहां जाकर लोग ट्रेन का टिकट कटा सकेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्टेशन पर भी जल्द टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू होगी, जिसके लिए प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है और इसमें 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। रेल मंत्री ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत को सामान्य हालात की तरफ ले जाया जाए। इसके लिए रेलवे जल्द ही और ट्रेनें भी शुरू करने जा रही है। दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,609 केस सामने आए हैं और 132 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। भारत में कोरोना के अब तक 1,12,359 केस सामने आए हैं, जिनमें से 3,435 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में 63,624 मामले सक्रिय हैं और 45,300 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश भर में महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 39,297 लोग संक्रमित हैं और 10,318 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद तमिलनाडु में 13,191 लोग कोरोना संक्रमित हैं और 5,882 लोगों की जान जा चुकी है। करीब गुजरात की भी तस्वीर ऐसी ही है। यहाँ 12,537 लोग संक्रमित हैं और 5,219 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली भी कोरोना से बेहद प्रभावित है। यहाँ 11,088 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के बावजूद धीरे धीरे लोगों को छूट मिलने लगी है। सड़कों पर पहले के मुकाबले थोड़ी हलचल दिख रही है। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सटे बाराबंकी जिले में बुधवार को 95 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन संक्रमितों में ज्यादातर लोग प्रवासी मजदूर बताए गए हैं। बाराबंकी में कोरोना वायरस के इतने ज्यादा मामले एक साथ आने के बाद भविष्य को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। बीते 24 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे 200 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,220 हो गई है। लखनऊ में एक संक्रमित के साथ प्रदेश में 3 अन्य की भी मौत हुई। इसमें मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 127 हो गया है। जिसका डर था आखिर वही देखने को मिल रहा है। कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित दिल्ली और मुंबई से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की वजह से राजस्थान, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना के केसेस की नई लहर देखने को मिली है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों से जो आंकड़े आ रहे हैं वो चिंता का विषय है। यूपी का बाराबंकी जिला कुछ दिनों पहले तक ग्रीन जोन में था। वहां प्रवासी श्रमिकों के आने के बाद कोरोना बम फूटा है। बुधवार को यहां 95 मरीज मिले, जिनमें 49 प्रवासी श्रमिक। 2 हफ्तों से यूपी में जो मामले आए उनमें से 70% प्रवासियों के। बुधवार को खगड़िया में मिले सभी 15 कोरोना संक्रमित प्रवासी मजदूर। खगड़िया में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 70, 1 की मौत। खगड़िया में अब तक 70 मामले सामने आए, जिनमें से 41 प्रवासी मजदूर।
कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए प्रवासी मजदूरों में से 26% दिल्ली से लौटे हैं। बिहार में 10 मई तक 707 मामले थे। बुधवार तक संक्रमितों की संख्या 1600 के पार। गढ़वा में एक साथ 18 कोरोना संक्रमितों की पहचान। सभी संक्रमित प्रवासी मजदूर हैं जो महाराष्ट्र और दिल्ली से लौटे हैं। गढ़वा में संक्रमितों की संख्या 47 पहुंची। पहले सिर्फ 28 मरीज थे। राजस्थान में 1 मई से 759 प्रवासी कोविड-19 संक्रमित पाए गए। इनमें से अधिकतर प्रवासी मजदूर मुंबई से राजस्थान लौटे हैं। 3 जिलों को छोड़कर 29 जिलों में प्रवासी मजदूर ही कोरोना पॉजिटिव। सोमवार को सामने आए 99 मामलों में से 66 मामले मुंबई से लौटे प्रवासियों से जुड़े। कर्नाटक में कुल 1692 मामले दर्ज। उनमें से आधे ऐसे जो 1 मई के बाद वापस आए। दुनिया के विभिन्न देशों में कोरोना संकट के कारण घोषित लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जा रहा है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन खोलने से ठप हो चुकी आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। इसी बीच कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक नए शोध में लॉकडाउन को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर राजीव चौधरी ने कहा कि 2022 तक दुनिया को रुक रुक कर लॉकडाउन की जरूरत है। इसके तहत 30 दिन में काम करने के बाद 50 दिन लॉकडाउन में रहने का नियम बनाना पड़ेगा। इस रिसर्च की थीम जान और जहान दोनों को महफूज रखना है। आइए आपको बताते हैं कि इस रिसर्च में आखिर है क्या। 30 दिन काम और 50 दिन लॉकडाउन से कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों की तादाद तेजी से घटेगी, क्योंकि ऐसा करने से कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन टूट जाएगी। साथ ही हर 50 दिन के बाद 30 दिन की छूट से सरकारों को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का मौका भी मिलेगा। एक बार लंबा लॉकडाउन लागू करना और बाद में अचानक पाबंदियों को हटा लेने से हालात आगे चलकर फिर बिगड़ सकते हैं। लॉकडाउन को लागू करना और इसे हटाने को रूटीन के तौर पर लागू किया जाना चाहिए। अगर 50 दिन के लॉकडाउन और 30 दिन की छूट के फॉर्मूलों को लगातार 18 महीने तक अपनाने से सिर्फ 1,30,000 लोगों की मौत की आशंका होगी। इस रणनीति का उपयोग करने से न सिर्फ मौतें कम होंगी, बल्कि आर्थिक परेशानियां और मानसिक संकट भी काफी हद तक दूर होगा। यह रणनीति मौजूदा तरीकों की तुलना में अधिक टिकाऊ है, जो वायरस के व्यक्ति से व्यक्ति प्रसार को कम करता है। कोरोना वायरस का पहला मामला 31 दिसंबर को चीन के वुहान शहर में मिला था। इसके बाद देखते ही देखते पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। बुधवार को दुनिया भर में मरीजों की संख्या 50 लाख पार कर गई। वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,85,000 के करीब पहुंच गई और इस महामारी से अब तक 3,30,000 के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से न सिर्फ लोगों की मौतें हो रही हैं, बल्कि यह लोगों को बेरोजगारी और गरीबी की दलदल में भी धकेल रही है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। अमेरिका में गुरुवार सुबह तक कोरोना के 15,91,991 केस सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 94,994 हो चुका है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के शिवमोगा में एफआईआर दर्ज की गई है। सोनिया गांधी पर आरोप है कि उन्होंने पीएम केयर फंड को लेकर दुष्प्रचार किया है। दावा किया गया है कि 11 मई को कांग्रेस पार्टी की ओर से गलत दावे किए गए और केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाए गए। इसमें प्रधानमंत्री केयर्स फंड से जुड़े कुछ आरोप लगाए गए जो गलत थे। 11 मई को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से पीएम केयर फंड को लेकर बेबुनियाद जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में सोनिया गांधी को सोशल मीडिया अकाउंट की संचालक बताया गया। शिकायत प्रवीण केवी नाम के शख्स ने दर्ज कराई है। वह बीजेपी कार्यकर्ता और वकील हैं। अब यह साफ नहीं हो पाया है कि किस ट्वीट को लेकर यह शिकायत दर्ज कराई गई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार ने न्याय स्कीम की शुरुआत की, जिससे 19 लाख किसानों को 7500 रुपए वाली पहली किश्त भेजी जाएगी, जिस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खुद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस योजना की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राजीव जी के दिल में अन्नदाता किसान, खास तौर पर महिला और आदिवासी किसानों के लिए बहुत प्यार था और वो सभी इस योजना से लाभान्वित होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक छत्तीसगढ़ में उन किसानों को जो धान, मक्का, गन्ना उगाते हैं, उनके खाते में सीधे ये रकम भेजी जाएगी। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि योजना से प्रदेश के 9,53,600 सीमांत किसानों, 5,60,284 लघु किसानों और 3,20,884 बड़े किसानों को फायदा मिलेगा।